नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे उसके बारे में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 74, 75 ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव के बारे बाद हम लोग जो है आज एक टॉपिक और करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नहीं सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो हम लोगों ने पहले कर लिया था। हम लोग करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कैग या CAG का टॉपिक क्या करेंगे। ये दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। एग्जीक्यूटिव को समझेंगे, एग्जीक्यूटिव के बाद हम लोग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कैग के बारे में क्या बात करेंगे। तो आज दो टॉपिक्स होगा, इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए जो है सबसे पहले हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखते हैं, कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये कार्यपालिका होता क्या है, कौन होता है और ये कार्य क्या करता है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली कार्यपालिका जो होती है वह इम्प्लीमेंट करती है रूल जो विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा या जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उस कानून को यह एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट करती है या रूल को क्या करता है, रूल को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट। तो अगर आपसे कहा जाए कि एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के द्वारा जो विधायन का कार्य किया जाता है, जो कानून बनाने का कार्य किया जाता है, उस कानून को कार्यपालिका जो है ज़मीनी स्तर पर, बुनियादी स्तर पर या निचले स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको लागू करती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन जल्दी आइए देख लेते हैं। तो कार्यपालिका टू टाइप्स का होगा। एक कार्यपालिका को बोलते हैं टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव या इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका या इसको टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या इसको अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो अगर आप जो है अस्थायी कार्यपालिका पे आएंगे तो अस्थायी कार्यपालिका का मतलब ये एक बार व्यवस्था में आते हैं तो व्यवस्था से तब तक बाहर नहीं जाते जब तक कि इनका कार्यकाल समाप्त न हो जाए। तो कहने का मतलब ये जो है इनको कार्यपालिका का एक लंबा अनुभव होता है और ये अपने लंबे अनुभव से जो है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं या अस्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं, उनको अस्थायी कार्यपालिका के लोगों को हेल्प करते हैं या उनको सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर आप आएंगे अस्थायी, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका टर्म होता है, इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। 5 वर्षों के बाद ये क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 5 वर्ष होने के कारण इसको जो है टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव या इसको अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसी अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं या इनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद पे आएंगे तो मंत्री परिषद के अंतर्गत आपको कैबिनेट मंत्री के बाद आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और डिप्यूटी मिनिस्टर या उपमंत्री। तो ये जो है आपको क्या दिखाई देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दिखाई देंगे या मंत्रिपरिषद के अंतर्गत इतने मंत्रियों को शामिल किया जाता है जिनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है और इनको जो है टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यपालिका का कार्य यह है कि वह जो है जो विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को क्या करे? लागू करे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो कार्यपालिका के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 53 देखा था, अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 में हम लोगों ने बात किया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है या यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होता है वह किस में निहित होता है? तो वह राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होता है, वह उसमें शामिल होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 73 और 74 और 75 के बारे में, कि 74 और 75 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपको याद रखना है कि आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और कार्यपालिका क्या करता है? तो कार्यपालिका जो है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। आर्टिकल 74 में आएंगे तो 74 में बताया गया है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए कौन होगा? सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा? राष्ट्रपति की सहायता करेगा या सलाह करेगा, सलाह देगा। और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अधिनियम 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद या सदन से कोई भी प्रस्ताव या सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति एक बार जो है पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। तो एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस बिल को या उस प्रस्ताव को वापस कर सकता है। लेकिन अगर पुनः फिर मंत्रिपरिषद या सदन के द्वारा उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। तो यह बात कब की गई? इसको कब व्यवस्था की गई है? तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को एक सहूलियत दिया गया कि आप एक बार जो है पुनर्विचार के लिए उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 75। तो 75 में क्या बताया गया है? 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बात कहाँ पे बताई गई है? तो आर्टिकल 75 में।
तो यह जो है हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो अन्य मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं आर, कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत पद का मतलब यह है कि वह राष्ट्रपति के इच्छा पर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह अपने पद पर कब तक बने रहेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के 3 ऐसे पद हैं जो उनके प्लेजर पे पद धारण किए जाते हैं। एक मिनिस्टर्स, उसके अलावा स्टेट ऑफ गवर्नर, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी पद जो है किसके आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए जाते हैं या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यह बात जो है किसमें बताई गई है, आर्टिकल 75 में, नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, मान लिया कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है या बन जाता है। तो बन जाता है तो अधिकतम कितने महीने के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जो है पार्लियामेंट का मेंबरशिप नहीं है, सदस्यता उसके पास नहीं है, लेकिन तब भी उसको प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया गया। तो उस संदर्भ में 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। संसद की सदस्यता लेना आवश्यक। अगर वो सदस्यता नहीं ले पाता, अगर वह जो है मेंबरशिप नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसका प्रधानमंत्री या मंत्री जो बनाया गया है उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 महीने से अधिक कंटिन्यू करने के लिए, उसको अपने पद पर बने रहने के लिए 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको जो है संसद की सदस्यता लेना क्या है, आवश्यक है। तो यह बात याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अधिनियम 2003। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अधिकतम या मैक्सिमम कितने % मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो व्यवस्था क्या की गई कि कुल लोकसभा के कुल सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदस्यों का
15% से अधिक 15% से अधिक 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम या अधिकतम कितने % मिनिस्टर बन सकते हैं, कितने % लोग मिनिस्टर बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा का जो टोटल मेंबर हैं, उस टोटल मेंबर का जो है कितना %? 15%। 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने % मिनिस्टर होने चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। सामान्यतः उप प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट का जो है उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन भारत में जो है कई बार जो है उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आइए उप प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उप प्रधानमंत्री या वाइस प्राइम मिनिस्टर अगर आप आएंगे उप प्रधानमंत्री पे, तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह जो पद आया बेसिकली राजनीतिक साठगांठ का परिणाम एक यह पद के रूप में देखा जाता है। तो जैसे कई पार्टी के लोग मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो वहाँ पे मंत्री या मिनिस्टर बनने के लिए बार्गेनिंग किया जाता है। तो बार्गेनिंग होता है, तो वैसे संदर्भ में जो है सदस्यों को खुश करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री का उनको पद दे दिया जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप आएंगे तो उप प्रधानमंत्री या वाइस प्राइम मिनिस्टर का जो पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अब तक 8 उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो 8 बार जो है उप प्रधानमंत्री या 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर वाइस प्राइम मिनिस्टर या उप प्रधानमंत्री पे आएंगे तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अब तक 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर चुके हैं। फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर या भारत के प्रथम गृह मंत्री या फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन हुए? तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन हुए? यह जो है फर्स्ट भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी क्या हुए। इस प्रकार हम लोगों ने उप प्रधानमंत्री का टॉपिक किया और
कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा, हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखा, हम लोगों ने यह भी देखा कि मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, कितने परसेंट मेंबर को, तो 15% मेंबर को 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में किया। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग भी से कहा जाता है। तो ऐसे भी लिख के कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने प्रकार के, 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप आएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है, कौन से पार्ट में रखा गया है। तो अगर आप आएंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। कौन से पार्ट के अंतर्गत, पार्ट 5 या भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए आर्टिकल 148 में जो है इसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंट या नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री परिषद का सलाह क्या है, शामिल है। अगर जो है उसमें मंत्रिपरिषद लिख रहा है तब भी ठीक है, नहीं लिख रहा है तब भी जो है ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति जो भी कार्य कर रहा है, किसके सलाह पे कार्य कर रहा है, वह मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है सलाह पर क्या कर रहा है, एडवाइस पर कार्य कर रहा है। तो अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंट पे आएंगे तो कौन अपॉइंट करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर टर्म पे आएंगे तो इसका टर्म या कार्यकाल इसका है 6 ईयर, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो है उसका क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक इस पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। इन दोनों में जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वही इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है, टर्म होता है। बहुत पूछा जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। टर्म कितना है, 6 ईयर या 65 ईयर्स, जो भी पहले पूरा हो। उसके अलावा अगर आप आएंगे क्वालिफिकेशन या योग्यता पे आएंगे तो इसके लिए संविधान में कोई स्पेशल विशेष योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है। संविधान में विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं। तो विशेष योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। अगर आप आएंगे तो कोई विशेष योग्यता का उल्लेख इसके बारे में नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आएंगे
तो सैलरी, जो इनको सैलरी दिया जाता है या वेतन दिया जाता है, तो सैलरी या वेतन कहाँ से दिया जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि या कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है क्या दिया जाता है? इनको सैलरी दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 5 या पार्ट 5 के अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो अगर आप आर्टिकल में आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल जो है 148 बनाया गया है। 148 में जो है कैग के बारे में बताया गया है। अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। इसका टर्म या कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, यह इसका टर्म होता है। क्वालिफिकेशन के स्तर पे आएंगे, योग्यता के स्तर पर, तो इसके लिए कोई स्पेशल योग्यता का प्रोविज़न जो है संविधान में नहीं बताया गया है। संविधान में कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है। उसके अलावा सैलरी पे आएंगे, वेतन पे, तो सैलरी इसको कहाँ से दिया जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि के लिए कौन सा आर्टिकल का यूज किया गया है? तो आर्टिकल 266(1) भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि का मतलब क्या है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत की संचित निधि का मतलब यह है कि भारत सरकार जिन भी स्रोतों से रेवेन्यू अर्न कर रहा है या राजस्व इकट्ठा कर रहा है, वो चाहे टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से, तो उन सभी रेवेन्यू को कहाँ पे रखा जाता है? उन सभी राजस्व को कहाँ रखा जाता है? संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। और इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति होना बहुत ही आवश्यक है। बिना पार्लियामेंट के अनुमति के संचित निधि से या कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता। और उसमें 2 प्रकार के खर्च होते हैं। एक खर्च जो पहले से फिक्स होते हैं, तो जो पहले से फिक्स खर्च होते हैं उसके लिए संसद में वोटिंग का प्रावधान नहीं है। जैसे कौन से खर्च होते हैं? वैसे खर्च जैसे राष्ट्रपति का वेतन, वाइस प्रेसिडेंट का वेतन और इन सभी पदों पर बैठे लोगों का वेतन, ये पहले से फिक्स होता है एक्सपेंडिचर, तो इस पर वोटिंग का प्रावधान नहीं है पार्लियामेंट में। जबकि कुछ ऐसे जो है खर्चे होते हैं जो समय के अनुसार खर्च पता चलता है। जैसे बजट, जब भारत सरकार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करता है तो उस बजट के लिए पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैसा कहाँ से लिया जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या भारत की संचित निधि से ली जाती है। और भारत की संचित निधि से बजट के लिए पैसा लेने के लिए संसद से अनुमति होना बहुत ही आवश्यक है। संसद में क्या हो जाएगा? इस पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग किया जाएगा और फिर फाइनली जो है बजट के लिए पैसा क्या होगा? पास होगा। तो इस प्रकार कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 266(1) संचित निधि में जो है भारत सरकार के द्वारा सभी स्रोतों से अर्न रेवेन्यू या अन्य राजस्वों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। इन संचित निधि से 2 प्रकार के खर्च किए जाते हैं। एक जो पहले से फिक्स होते हैं और दूसरा आवश्यकता के अनुसार खर्च किए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसके कंट्रोल में होता है, किसके नियंत्रण में होता है, तो पार्लियामेंट के नियंत्रण में होता है या संसद के नियंत्रण में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक बेसिकली करता क्या है, इसका कार्य क्या है।
देखिए, अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आएंगे तो हम लोगों ने इससे संबंधित जो फैक्ट थे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैग करता क्या है, इसका कार्य क्या है। तो अगर आप आएंगे तो इस कैग को जो है सार्वजनिक धन का रक्षक भी कहा जाता है। सार्वजनिक धन का रक्षक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्वजनिक धन का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सार्वजनिक धन का रक्षक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग को कहा जाता है। उसके अलावा या ऐसा भी पूछ सकता है संचित निधि का रक्षक। तो संचित निधि का रक्षक भी कौन है, तो वह कौन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोल का बात अलग हो गया, लेकिन रक्षक कहने का मतलब कि जैसे इस निधि से पैसा निकाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे, बहुत सारे परियोजनाओं पे खर्च किया जाता है। तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक ऐसा पद है, ये एक ऐसा व्यक्ति इस पे बैठता है, अगर वह उस प्रोजेक्ट पर, उस परियोजना की ऑडिट करता है और उसमें अगर 1 रुपये का भी करप्शन किया जाता है तो यह व्यक्ति क्या कर देगा, उसको बता देगा कि 1 रुपये का करप्शन किया गया है। तो अगर आप आएंगे तो यह ऑडिट करने का कार्य करता है। ऑडिट करता है। उसके अलावा इसके द्वारा बहुत सारे भ्रष्टाचार भी उजागर किए गए हैं। जैसे अगर आप आएंगे तो कोल माइन, अगर आप आएंगे तो जब यूपीए गवर्नमेंट में कोल माइन या कोयला घोटाला आया तो कोयला घोटाला भी किसके द्वारा प्रचारित किया गया, किसके द्वारा बताया गया, तो कैग के द्वारा या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या किया गया, बताया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें यह जो है कौन करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कंट्रोल नहीं करता, यह जो है कंट्रोल नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता, बल्कि कंट्रोलर होता है। यह क्या करता है, यह ऑडिट का कार्य करता है। ऑडिट का मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, क्या उस पैसों को सही तरीके से सही जगह पे खर्च किया गया है या नहीं। तो इन सभी मुद्दों से संबंधित कार्य कौन करता है, तो ये सभी कार्य जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा लेखा से संबंधित रिपोर्टों को, पीएससी द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएससी या लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति की सलाह पर, लोक लेखा समिति के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के पटल पर रखवाया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग जो लेखा से संबंधित रिपोर्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्ट को पीएससी के माध्यम से, लोक लेखा समिति के माध्यम से राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है और इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट होता है उस रिपोर्टों पर पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है, डिबेट किया जाता है, चर्चा एवं परिचर्चा किया जाता है। तो यह जो है नियंत्रक महालेखा परिषद या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। चूँकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं तो इसी से संबंधित जो है निधियों के बारे में, 3 प्रकार की निधियां हैं, उन तीनों निधियों के बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। चूँकि उसको सार्वजनिक धन का रक्षक बोला जाता है। सार्वजनिक धन का रक्षक किस सेंस में, तो संचित निधि के संदर्भ में या कॉन्सोलिडेटेड फंड के संदर्भ में। तो आइए कॉन्सोलिडेटेड फंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
निधि या फंड। निधि या फंड का मतलब क्या है? निधि या फंड पे आएंगे तो तीन प्रकार की निधियां पाई जाती हैं। एक निधि है संचित निधि, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड या इसे बोला जाता है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। और तीसरा है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि या इसे कंटेंजेंसी फंड बोला जाता है, कंटेंजेंसी फंड, कंटेंजेंसी फंड। तीन प्रकार के फंड हैं। तीन प्रकार के फंड में अगर आप आएंगे संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, तो कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या है? भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, या आप ऐसे समझिए कि संचित निधि क्या होता है? भारत सरकार का एक प्रकार का बटुआ है। क्या है? एक प्रकार का पॉकेट है, एक प्रकार का बटुआ है। भारत सरकार के द्वारा जिन भी स्रोतों से रेवेन्यू प्राप्त किया जा रहा है, रेवेन्यू क्या किया जा रहा है? प्राप्त किया जा रहा है रेवेन्यू या राजस्व। अब वह राजस्व जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, या उसके अलावा अन्य स्रोतों से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। उन सभी पैसों को, उन सभी रेवेन्यू को कहाँ पे रखा जाता है? तो उस पर जो है संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए या पैसा खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। संसद की अनुमति क्या है? आवश्यक है। तो बिना संसद के अनुमति के इस निधि से पैसा निकाला नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कहा जाए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या संचित निधि किसके नियंत्रण में होता है, तो किसके नियंत्रण में होता है? पार्लियामेंट के नियंत्रण में होता है या संसद के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में? संसद या पार्लियामेंट के नियंत्रण में। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बात किया अभी कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बिना संसद के अनुमति के पैसा निकाला नहीं जा सकता। लेकिन संचित निधि से जो पैसा निकाल के जो है खर्च किया जाता है, खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक खर्च ऐसे होते हैं जो पहले से जो है क्या होते हैं? फिक्स होते हैं कि उस खर्च को हर वर्ष उस पैसे को क्या करना है? खर्च करना है। तो वैसे खर्चों के लिए संसद में डिस्कशन तो किया जाता है, लेकिन वोटिंग का प्रावधान नहीं है, वोटिंग नहीं किया जाता। ये ऐसे खर्च हैं जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी, इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी, इन सभी के जो वेतन एवं भत्ते हैं और उसके अलावा जो खर्च है, उन सभी खर्चों के लिए डिस्कशन तो किया जाता है पार्लियामेंट में, पर वहाँ पे वोटिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत के अनुसार जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, तो उस बजट के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। पैसा जो है कहाँ से लिया जाएगा? संचित निधि से लिया जाएगा। लेकिन संचित निधि से पैसा लेने के लिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति होना बहुत ही आवश्यक है। और उस संसद में इस मुद्दे पर डिस्कशन भी किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, उसके अलावा वोटिंग का भी प्रावधान है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद ही जो है संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट फंड या जो है लोक लेखा निधि पे आएंगे, तो लोक लेखा निधि के अंतर्गत जो है लोगों के बचतों को, लोगों के बचतों को पत्र के रूप में रखा जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो है किस में रखा जाएगा? तो पब्लिक अकाउंट फंड में रखा जाएगा। जैसे इंदिरा विकास पत्र, तो इंदिरा विकास पत्र कहाँ रखा जाएगा? लोक लेखा निधि में रखा जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब लोगों के बचतों को पत्र के रूप में कहाँ पे रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड में रखा जाता है।
और पब्लिक अकाउंट फंड को जो है भारत सरकार एक कस्टोडियन की भूमिका में होता है। कौन सी भूमिका में होता है? कस्टोडियन की भूमिका में या रक्षक की भूमिका में होता है। तो इस प्रकार कहा जाए तो ये जो पब्लिक अकाउंट फंड में जो पैसा रखा जाता है वो भारत सरकार का पैसा नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों का या लोगों का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है। उस पब्लिक के पैसे को कहाँ पे रखा जाता है? पत्र के रूप में, पब्लिक अकाउंट फंड के रूप में रखा जाता है। बाद में मैच्योर होने पर वह जो है पब्लिक को या जिसका पैसा होता है उसको वापस कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा अगर आप आकस्मिक निधि पे आएंगे, कंटेंजेंसी फंड पे आएंगे, तो कंटेंजेंसी जो फंड है, आकस्मिक निधि है, यह किसके नियंत्रण में होता है? तो यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। और राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। यहाँ से पैसा निकाला उस समय जाता है जिस समय देश में नेचुरल डिजास्टर का प्रोसेस हो या जो है इमरजेंसी का प्रोसेस हो। डिजास्टर का मतलब, डिजास्टर में जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए या सुनामी आ जाए, ऐसे सिचुएशन में काफ़ी जनधन का हानि होता है और लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है। उस फैसिलिटी के लिए पैसे का तत्काल ज़रूरत होता है, तो उस पैसे को निकाला कहाँ से जाता है? आकस्मिक निधि से। तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के बाद खर्च करने के लिए संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से पैसा उस सिचुएशन में निकाल के खर्च किया जाता है। खर्च करने के बाद संसद के समक्ष, पार्लियामेंट के समक्ष ब्यौरा देना आवश्यक होता है कि उस पैसे को कहाँ कितना खर्च किया गया, क्योंकि आकस्मिक निधि का एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट में कमी हुआ तो उस कमी हुए लिमिट को जो है फिर पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? संचित निधि से निकालकर आकस्मिक निधि के लिमिट को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमोदन की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु खर्च करने के पश्चात पार्लियामेंट के समक्ष या संसद के समक्ष ब्यौरा देना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने संचित निधि, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटेंजेंसी फंड के बारे में क्या किया? बात किया। संचित निधि पे अगर आप आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में या भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। 266(2) पे आएंगे तो पब्लिक अकाउंट फंड या लोक लेखा निधि के बारे में बताया गया है। लोक लेखा निधि को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 266(2). उसके अलावा अगर आकस्मिक निधि पे आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल 267 के बारे में बताया गया है। तो 267 में कंटिजेंसी फंड, 266 में पब्लिक अकाउंट फंड और 266 फर्स्ट में जो है संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के बारे में देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंट के बाद हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम कितने % जो है मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा के टोटल मेंबर का 15% से अधिक मिनिस्टर होने नहीं चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट के हेल्प के लिए, सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स बनाए गए हैं। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की सहायता एवं सलाह पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? कार्य करेगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 44 अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि
अगर सदन के द्वारा या मिनिस्टर्स के द्वारा कोई बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको या उस प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। परंतु अगर उस प्रोविज़न को या उस बिल को फिर उसके द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि उसको पार्ट 5 के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत रखा गया है। अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वालिफिकेशन स्पेशल कोई भी क्वालिफिकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। टर्म उसका कितना होता है या कार्यकाल तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि उसको सैलरी कहाँ से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या भारत की संचित निधि से लिया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वह उसको सार्वजनिक धन का रक्षक के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा जो लेखा से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखवाया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने फंड के बारे में 3 प्रकार के फंड देखा निधियों के बारे में। एक संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको आर्टिकल 266(1) में रखा गया है। संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है, पार्लियामेंट का। बिना पार्लियामेंट के अनुमति के इस निधि से पैसा निकाला नहीं जा सकता। कुछ खर्चों पर वोटिंग का भी प्रावधान है, डिस्कशन का भी प्रावधान है। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट फंड लोक लेखा निधि के अंतर्गत लोगों के बचतों को रखा जाता है पत्र के रूप में, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे लोक इंदिरा गांधी विकास पत्र। उसके अलावा भारत सरकार एक कस्टोडियन की भूमिका में होता है, देखरेख की भूमिका में होता है। यह मैच्योर होने के पश्चात पब्लिक को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, तीसरा था आकस्मिक निधि या जो है इसको कंटेंजेंसी फंड के नाम से जानते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 267 बनाया गया है। 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि जो रखा गया है उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इस निधि से उस समय पैसा निकाल के खर्च किया जाता है जिस समय देश में नेचुरल डिजास्टर का सिचुएशन हो, बाढ़, सूखा, सुनामी जैसा सिचुएशन हो और इस सिचुएशन में जन धन का काफ़ी हानि हो, तो वैसे सिचुएशन में लोगों को राहत कार्य प्रदान करने के लिए यहाँ से पैसा निकाल के खर्च किया जाता है। पैसा निकाल के खर्च करने के पश्चात संसद के समक्ष ब्यौरा देना आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन होती है उस लिमिटेशन को कंप्लीट करने के लिए पुनः संचित निधि से पैसा निकाल के उसके लिमिटेशन को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। तो इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक देखें। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने बात किया उसको कॉपी पे नोट डाउन करें। और उसके अलावा इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।